Hello dear student, welcome to the Vaditya classes. I will teach you quadratic equation today. जैसा कि नाम से ही पता है कि द्विघात समीकरण का मतलब समझ लें आप। द्विघात समीकरण नाम से ही द्वि से मतलब द्वि धन घात, ठीक। द्वि धन घात, द्वि से आपको पता ही है दो होता है। घात जो होता है वो पावर होता है किसी चर राशि के ऊपर, ठीक है। घात उसे कहते हैं, ठीक। तो इसे टू, अंग्रेजी में टू, ऐसे डिग्री ऑब्लिक पावर से हम समझते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है समीकरण। समीकरण का मतलब वो होता है किसी भाषा को हम गणितीय कथन में जो व्यक्त कर देते हैं उसे समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, किसी भाषा को गणितीय कथन में व्यक्त कर देते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण, जिसे अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। उसे समीकरण यहाँ लिख दीजिए कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कुछ द्विघात समीकरण से परिचय हो गए। पीछे जो है एक टॉपिक है बहुपद। बहुपद से ही लिया गया एक स्पेसिफिक टाइप का समीकरण है। समीकरण, हम बहुपद को समीकरण कब कहने लगेंगे? जब बहुपद को जीरो के बराबर कर देते हैं। जैसे कि ये ले लीजिए उदाहरण के लिए, अब सेकंड डिग्री की बात हो रही है, मतलब द्विघात समीकरण की बात हो रही है, तो हम द्विघात समीकरण ही लेंगे जिसका घात क्या हो? दो हो। तो हम ax² प्लस bx प्लस c, अब ये तो बहुपद हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को हम जब जीरो के बराबर कर देते हैं तो पूरे को मिला के क्या कहने लगते हैं? समीकरण कहने लगते हैं, कहते हैं। ओके, अब इतनी बात आप परिचय हो गया द्विघात समीकरण से। बाकी द्विघात समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, द्विघात समीकरण से क्या फाइंड होता है, ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे। तो अब बेसिक सा परिचय हो गया है किसका? द्विघात समीकरण का परिचय बेसिक सा हो गया है। अब आगे हम चलते हैं। अब द्विघात समीकरण का जो ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका जो है कि मेन प्रमाण हम एक एग्जाम्पल या एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। तो बच्चों, एग्जाम्पल क्या है कि कोई एक आयत है, आप 10 में पहुंच चुके हैं। आयत के बाद आयत जो है, आप आयत से भली भांति परिचित होंगे। आयत किसे कहते हैं? ट्रायंगल मतलब त्रिकोण किसे कहते हैं? त्रिकोण किसे कहते हैं?
ठीक है। आयत किसे कहते हैं, सर्किल मतलब वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, इन सारे चित्र से आप परिचित हो चुके होंगे, इतना मुझे अपेक्षा है, आशा नहीं है, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप इन सबों से परिचित हैं। अच्छा, अब इसकी जो ये वाली होती है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो हम मान लीजिए इसका जो अब अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसका ये क्षेत्रफल क्या है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक। अभी हम कैसे द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन मीन्स निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। तो इसकी जो आपकी चौड़ाई है x है, अब हम ऐसे ही मान लेते हैं इसकी लंबाई 2x + 1 है, ठीक है। अब ये भी एक मान लीजिए इसकी जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल भी आप 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम देखिए, हमें बताना है कि द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होता है, अभी निर्माण प्रोसेस में है, ठीक है। अभी जब कि अगर इसका अब जब हम मेंसुरेशन में पहुंचेंगे तब हमें पता आयत वायत के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका कुछ फार्मूला होता है, इसका परिमाप होता है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, ये सब सारी चीज़ें आपको हम वहाँ बताएंगे। फिलहाल यहाँ केवल और केवल द्विघात के समीकरण के बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगला जो है सॉरी अगला जो है, आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्योंकि ये द्विविमीय चित्र होता है जिसकी दो बीमा होता है। द्विविमी मतलब 2D डायमेंशन, जिसका केवल लंबाई ऊंचाई नहीं होता है इसका। ऊंचाई की अगर बात करेंगे तब त्रिविमी मतलब 3D में जाना पड़ेगा। और 3D होता है जैसे कि आपका गोला हो गया, वो आपका 3D हो गया। स्क्वायर भी 3D है, बस उसे 2D में भी व्यक्त करते हैं, 3D में भी व्यक्त करते हैं। अच्छा, अगर आपको अंग्रेजी में कोई समस्या हो रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं छोटा अंग्रेजी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए खैर ये सब बातें, अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है ये आप बताइए। इसकी लंबाई जो है आपका 2x + 1 है, और इसका चौड़ाई क्या है, × x, ठीक। अब जैसा कि आपको पहले से ही बता दिया गया है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 300 मीटर स्क्वायर है, तो हम इसका क्षेत्रफल पहले से दिया गया है कितना, 300 मीटर स्क्वायर। अब इसको भी हम मीटर में ही स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि इसका ये भी तो क्षेत्रफल है। तब 300 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना, 2x + 1 2x धन 1 गुणे x मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम मीटर स्क्वायर से बोथ साइड, दोनों साइड से, दोनों पक्ष से इसे हम काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचा क्या, आप अब इसे क्या काम करेंगे कि जो एक प्रकार से अब अगला समीकरण जो तैयार होता है, 300 बराबर 2x + 1 x इंटू में डॉट जहाँ होता है वो इंटू हो जाता है। इतना आपको परिचय होनी चाहिए। अच्छा, अब
इसे जो बराबर का इस तरफ है उसे इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतर का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर बराबर के इस तरफ कोई संख्या, कोई चर हो, कोई नियतांक वैल्यू हो, नियतांक मान मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो इस साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 300 बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक, अभी हमें बस यही बताना था कि द्विघात समीकरण होता कैसे है, कुछ इसी फॉर्म का होता है। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0। यह है आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कभी यूज होगा तो। इतनी बात तो समझ में आ गया कैसे। अब हम एक उदाहरण लेके समझाएंगे। अच्छा, आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो आपको बताया गया है, यह द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। ठीक, इसमें ए बी सी कोई नियतांक मान है, नियत मान है। अब नियत मान के बारे में आप जान लें, इसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि उसका मान कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 1 2 कोई अंक हो गया, ठीक है, किसी अंक को हम लेकर किसी समीकरण में यूज करते हैं तो वह नियत वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस समीकरण में जो ए ठीक बराबर नॉट 0 होना चाहिए, ये कंडीशन क्यों दिया गया है? ये कंडीशन इसलिए दिया गया कि अगर a बराबर 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा, और जैसे ही एक्स स्क्वायर को 0 किया तो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे किस लिए यह कंडीशन दिया गया है। बाकी बी सी 0 हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, केवल आपका यह टर्म जो है, यह पद जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है आपका द्विघात समीकरण का। अब अगला जो है हम एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि द्विघात समीकरण का यूज गणित के सवालों में कैसे यूज होता है, आगे हम बताएंगे।